छात्र एवं छात्राओं, मैं आपका हिंदी विषय का शिक्षक महेंद्र धाकड़ और आज हम पढ़ेंगे हमारा 12वां अध्याय जिसका नाम है हिमालय और हम और जिसके लेखक हैं गोपाल सिंह नेपाली। गोपाल सिंह नेपाली का जन्म सन 1902 ईस्वी में हुआ। श्री गोपाल सिंह नेपाली को रतलाम टाइम्स, चित्रपट, सुधा और योगी के संपादकीय विभाग में कार्य करने के पश्चात चलचित्रों फिल्मों के गीतकार के रूप में पर्याप्त प्रसिद्धि मिली। सन 1929 ईस्वी में काव्य लेखन जगत में प्रवेश कर उमंग, पंछी, रागिनी, टुकड़ी, विद्रोही, नीलिमा जैसी राष्ट्रीय भावपरक रचनाएं हिंदी साहित्य को प्रदान की। सन 1963 में आपका निधन हो गया। अब हम हमारी कविता हिमालय और हम को समझेंगे। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। इतनी ऊंची इसकी चोटी कि सकल धरती का ताज यही। पर्वत पहाड़ से भरी धरा पर केवल पर्वत राज यही। अंबर में सिर पाताल चरण, मन इसका गंगा का बचपन। तन वरन वरन मुख निरावरण, इसकी छाया में जो भी है वह मस्तक नहीं झुकाता है। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। हिमालय पर्वत और भारतीयों का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि पर्वतों के राजा हिमालय का भारतीयों के साथ कुछ ऐसा ही संबंध है। हिमालय और भारतीयों का परस्पर अटूट रिश्ता है, संबंध है। इसकी ऊंची चोटी एवरेस्ट सारी पृथ्वी पर सबसे ऊंची है। यह संसार की सबसे ऊंची चोटी है। इसलिए जिस प्रकार व्यक्ति के सर पर ताज अर्थात मुकुट सुशोभित रहता है, उसी प्रकार धरती पर हिमालय की चोटी मुकुट की भांति शोभायमान है। पर्वत और पहाड़ों से भरी इस पृथ्वी पर केवल हिमालय ही पर्वतों का राजा है। हिमालय पर्वत की ऊंचाई बहुत अधिक होने के कारण ऐसा लगता है मानो उसका सर आसमान को छू रहा है और उसके चरण पाताल की गहराई में समाये हुए हैं। भाव यह है कि हिमालय पर्वत आकाश पाताल दोनों की सीमाओं को अपने में समेटे हुए है। हिमालय पर्वत का मन गंगा के बचपन की भांति पवित्र और निर्मल है। पवित्र गंगा का उद्गम ही हिमालय से हुआ है। हिमालय पर्वत तन विभिन्न रंग और आकार वाली वनस्पतियों से ढका हुआ है। मुख अत्यधिक ऊंचाई पर होने के कारण वनस्पतियों से रहित है और केवल बर्फ से ढका हुआ है। जो भी हिमालय के आश्रय में आता है उसमें भी हिमालय की भांति दृढ़ता और विशालता आ जाती है। इसी कारण वह भी अपना मस्तक किसी के सामने नहीं झुकाता। ऐसे पर्वतराज हिमालय से हम भारतीयों का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही। अरुणोदय की पहली लाली इसको ही चूम निखर जाती, फिर संध्या की अंतिम नाली इस पर ही झूम बिखर जाती। इन शिखरों की माया ऐसी जैसा प्रभात संध्या वैसी, अमरों को फिर चिंता कैसी। इस धरती का हर लाल खुशी से उदय अस्त अपनाता है। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। हिमालय की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए कवि कहता है कि उदय काल अर्थात प्रातः काल में जब सूर्य की किरणें हिमालय पर्वत की हिम सतह पर पड़ती है तो वे इसका स्पर्श पाकर इसको चूमकर और भी अधिक सुंदरता में प्रकट होती है। इसी प्रकार सायंकाल में सूर्यास्त के समय की अंतिम किरणों की लालिमा भी हिमालय की सतह पर झोंका खाते हुए मंद गति से बिखर जाती है। हिमालय की चोटियों में ऐसी विलक्षण अलौकिक शक्ति है। यहाँ पर जैसा प्रातः काल का दृश्य दिखाई देता है वैसा ही सायंकाल का भी। और दूसरे शब्दों में जिस प्रकार हिमालय पर्वत का प्राकृतिक सौंदर्य प्रातःकाल और सायंकाल दोनों में समान होता है, उसी प्रकार भारतीय भी समान भाव से सुख और दुख को ग्रहण करते हैं। भारतवर्ष की धरती का हर जवान भी जीवन में मृत्यु को समान भाव से अपनाता है। देश की रक्षा में तत्पर हर जवान मृत्यु का वरण कर अमर हो जाता है। हिमालय की तरह भारतीय जवान भी अमर है, क्योंकि यह अर्थात वह जीवन मृत्यु पर सोच विचार या चिंतन नहीं करते। भारत का प्रत्येक निवासी सुख दुख और उत्थान पतन को समरसता से अपनाता है। पर्वतों के राजा हिमालय से भारतीयों का ऐसा ही अटूट संबंध व रिश्ता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने भारत के सैनिकों अर्थात जवानों जो भारत की रक्षा करते हैं उनकी तुलना हिमालय से की है और दोनों की श्रेष्ठता का वर्णन किया है।
और बताया है कि दोनों का संबंध एक प्रकार सा है। हर संध्या को इसकी छाया सागर सी लंबी होती है, हर सुबह वही फिर गंगा की चादर सी लंबी होती है। इसकी छाया में रंग गहरा है, देश हरा परदेश हरा है, हर मौसम संदेश भरा है। इसका पदतल छूने वाला वेदों की गाथा गाता है, गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि बता रहा है कि हिमालय पर्वत की संध्या के समय छाया सागर के समान लंबी हो जाती है और वह हर सुबह गंगा की चादर की तरह लंबी होती है। अर्थात हिमालय पर्वत अत्यंत विशाल और विस्तृत है। इसके मैदान अत्यंत विशाल और विस्तृत हैं, जिनमें से हिमालय से निकलने वाली गंगा नदी बहती है। गंगा के मैदान अत्यंत उपजाऊ है। गंगा नदी के मैदानों के खेत हरे भरे हैं, फसलें लहलहाती है। हिमालय की गोद में बसा भारत और दूसरे देश भी इससे निकलने वाली नदियों के कारण हरे भरे हैं। इस देश का प्रत्येक मौसम अर्थात ऋतु संदेश से भरा होता है। अर्थात प्रत्येक ऋतु में भारतीयों को कोई ना कोई संदेश मिलता है। वेदों की रचना भी इसकी गोद में हुई थी और आज भी लोग ज्ञान की साधना के लिए हिमालय की ओर जाते हैं। दूसरे शब्दों में वेदों की रचना हिमालय के चरणों में बैठकर ही हुई है। पर्वतराज हिमालय से हम भारतीयों का कुछ ऐसा ही संबंध, जैसा यह अटल अडिग अविचल वैसे ही भारतवासी है। अमर हिमालय धरती पर तो भारतवासी अविनाशी है। कोई क्या हमको ललकारे, हम कभी ना हिंसा से हारे। दुख देकर हमको क्यों मारे, गंगा का जल जो भी पी ले वह दुख में मुस्काता है। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। टकराते हैं इससे बादल तो खुद पानी हो जाते हैं, तूफान चले जाते हैं तो ठोकर खाकर सो जाते हैं। जब जब जनता को विपदा दी तब तब निकले लाखों गांधी, तलवारों से टूटी आंधी। इसकी छाया में तूफान चिरागों से शर्माता है। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि नेपाली जी ने बताया है कि हिमालय की तरह हम भी अविचल और अमर है। उन्होंने हिमालय और भारतवासियों के संबंध का वर्णन करते हुए हिमालय और भारतीयों के समान गुणों का भी व्याख्यान किया है। अति पावन गंगाजल का महत्व भी कवि ने प्रस्तुत पद्यांश में स्पष्ट किया है। जिस प्रकार हिमालय पर्वत अटल अडिग और निश्चल है, उसी प्रकार भारतवासी भी अपने प्रण व अपने निश्चय पर अडिग रहते हैं। भारतीय एक बार जिस बात को करने की ठान लेते हैं तो फिर जान देकर भी उस प्रतिज्ञा को पूर्ण करते हैं। उनका तो मूल मंत्र है, प्राण जाई पर वचन न जाई। जिस प्रकार धरती पर हिमालय अमर है, उसी प्रकार भारत में रहने वाले भारतीय भी अमर है, शाश्वत है। भारतीयों की इसी विशेषता के कारण कवि इकबाल ने भी कहा है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। अनेक हिंसक आक्रमणियों, मुसलमान और अंग्रेजों ने हम पर हमले किए, किंतु दुख यातनाएं देकर हमारे तन को लहूलुहान करके भी वे हमारे मन को मार न सके। अर्थात भारतीय कभी भी हिंसा के दम पर पराजित नहीं हुए। तन पर अत्याचार सहने के बावजूद मन से नहीं हारे। कवि कहता है, इसका मुख्य कारण हमारी अति पावन नदी गंगा है, जिसका गंगा जल पीकर भारतीय हर दुख दर्द को हंसकर झेल लेते हैं। हिमालय पर्वत से निकलने वाली गंगा नदी का जल जो भी पी लेता है वह दुख में भी हंसता है। इस प्रकार गंगा नदी के कारण हिमालय के साथ हमारा अटूट संबंध है, जो अपने अमृत तुल्य जल का पान करा भारतवासियों को भी अमर बना देती है। टकराते हैं इससे बादल तो खुद पानी हो जाते हैं। अर्थात हिमालय पर्वत अत्यंत ऊंचा है। इसकी चोटियों से मानसून के बादल टकराते हैं और स्वयं ही वर्षा के रूप में बरस पड़ते हैं। भाव यह है कि हिमालय बादलों को रोककर भारतवर्ष में वर्षा करता है। इसी प्रकार जो भारतवासियों से टकराता है चूर चूर हो जाता है। हिमालय से टकराकर तूफान भी साफ हो जाते हैं। उनमें इतनी शक्ति भी नहीं रहती कि वे दीपक को भी बुझा पाएं। दूसरे शब्दों में हिमालय की छत्र छाया में रहने वाला को कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये हिमालय सदैव आक्रमणकारियों से भारतवासियों की रक्षा करता है। जब जब भी शासन ने भारत की जनता को विपत्ति में डाला और दुख दिए, तब तब ही जनता की विपत्तियों को दूर करने के लिए और दुखों से छुटकारा दिलाने के लिए लाखों सत्याग्रही घर बार की चिंता छोड़कर निकल पड़े। हिमालय पर्वत की छाया में आकर बड़े से बड़े तूफान भी कमज़ोर पड़ जाते हैं। उनमें चिरागों अर्थात दीपकों को भी बुझाने की शक्ति नहीं रहती। हम भारतवासियों का हिमालय पर्वत से कुछ ऐसा ही संबंध है। अर्थात कवि ने हिमालय के लाभों का वर्णन किया है, तलवारों से उपमा भी दी है। इसी प्रकार
यह हमारा एक वीर रस पे ओतप्रोत और ऐसी कविता जिसमें हिमालय और भारतवासियों की तुलना की गई है, वह कविता हमारी समाप्त होती है।